चलिए हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। टेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिवीजन कर रहे हैं। इस सैटरडे को टेस्ट होगा, पूरा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एक बार तो पढ़ ही चुके हो सभी लोग, है ना, तो एकदम आराम से पढ़ना जरूरत है नहीं, थोड़ा स्पीड भी चलेंगे, तुम लोग ही आंसर बताओगे इसका, है ना। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात होगी तो इस चैप्टर में जो पढ़ना होगा इतने टॉपिक होंगे। पहली बात तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर क्या पढ़ा जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमिट का बनना कैसे बनता है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, फिर होगा मेस्टुअल साइकिल फीमेल में, फिर होगा फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, फिर होगा प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लास्ट में क्या होगा, पार्चुरेशन या लैक्टेशन। इतने टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है ना। जैसे अब शुरुआत होगा, जब शुरुआत होगा तो सबसे पहले ये होगा, जब ह्यूमन होता है, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये कैसा होता है, वीवी प्लस होता है। इसके अंदर किसी प्रकार का लार्वल स्टेज नहीं होता। अगर लार्वल स्टेज नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, हाँ? मॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? लार्वल स्टेज पाया जाएगा अगर लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब ह्यूमन में लार्वा पाया नहीं जाता तो मेटामॉर्फोसिस किस बात का होगा, बात समझ रहे हो ना। तो ह्यूमन में लार्वा से एडल्ट बनने की कोई कहानी ही नहीं है, इसका मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, है ना। अब अगर बात करें कि क्या समरी है, तो एनसीईआरटी में शुरू में बताया गया कि पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है ना, फिर जाइगोट बनता है, फिर इम्प्लांट होगा, फिर गैस्टेशन होगा मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर लास्ट में जब डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन। ये इतना बात होगा। अब शुरुआत किससे होगी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस। उसे हम लोग मेन ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। फिर दूसरा होता है एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट में ये सारे होते हैं, रीटी टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और टिप ऑफ पेनिस। ये वाला क्रम भी याद करो, बात समझ गया ना। ये वाला जो इंपॉर्टेंट बात ये है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये पूरा क्रम याद कर लो, है ना। सबसे पहले रिटिटेस्टिस, बासा फ्रेंसिया, इसका एक हम कोड बनाए थे, याद नहीं आ रहा है, सर्वे, हाँ, इसका एक कोड बनाए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, याद करने पहले क्या क्या आएगा, सर्वे बी एस यू टी, एनोलॉजी जिसको बोलते हैं, एनोलॉजी, सर, हाँ, बताए नहीं थे, हम बता रहे हैं, मतलब हम बनाए थे अपने ज़माने में याद करने के लिए। तो तुम अब कोई जरूरत थोड़ी कि तुम लोग मुझे याद करना है, कैसे समझ सकते हो, सर्वे वी ए ई यू टी, सर्वे बी एस यू टी, ऐसे कुछ बनाए थे, तो याद करना, लेकिन पूरा ये क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है, ये पेनिस होता है, एक्सटर्नल एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड होती है। अब देखो इसमें क्या है कि 2 ग्लैंड ये दोनों पेयर में होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात, क्या, सेमिनल वेजाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर में होती है, ये सिंगल होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। बात समझ गए, ये पूरा डायग्राम था, इस डायग्राम को पूरा समझाए थे। यहाँ पे क्या है, ये एक टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे क्या भरे होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसका साइज की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 4 से 5 और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, है ना। फिर डायग्राम, फिर देखो ये पूरा यही था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ तक आके वो पूरा क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट, यहाँ से आके यहाँ तक पूरा पास जो था वो था। यहाँ पे 3 ग्लैंड हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और ये वाली दोनों पेयर हैं, ये वाली दोनों, और ये जो बीच वाली प्रोस्टेट है क्या है, सिंगल है ना। तो ये डायग्राम था। अब उसको एक डायग्राम को कट रहे देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से कुछ दिखता था, जो बीच वाला ये भरा हुआ क्या था, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, और इसके बाद क्या आएगा, रिटिटेस्टिस, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, रिटिटेस्टिस, सर्वे, सर्वे पी एस यू टी, ऐसा कुछ कोड था, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, रिटिटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, इपिडाइडमिस, वास डिफेंस और
यू 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 वाला यू नहीं था, यू अलग जगह, सर्वे वी एस यू टी टी है यू ना, यूरेथ्रा, हाँ यूरेथ्रा टिपा पेनिस, सही तो है। बस यही कोड था, देखो याद आ गया, सर्वे वी एस यू टी, याद करोगे तो याद रहेगा, जब कहीं कुछ पूछेगा ना तो ऐसे कर लोगे। बस इसमें देखो ये वी दो वाला है तो पहले आएगा वासा इफ्रेंसिया, जो वाला है वी वाला पहले वासा इफ्रेंसिया, फिर यह है वास डिफेंस। तो याद करो तो ऐसे याद रहेगा, ये क्वेश्चन इससे बनते बहुत हैं इस तरह से, है ना। और ये वाला पार्ट जो एपिडार्मिस है, इसका हेड होता है और इधर वाला टेल होता है। इसके अंदर स्पर्म थोड़ा सा क्या होता है, कुछ देर के लिए स्टोर होता है। और जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर साइड होता है, उसका रीजन क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से ये बाहर लटकता होता है। अगर बॉडी के अंदर होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बात समझ गए ना, इसलिए ये बाहर होता है। और जिस कैनाल से बाहर निकलता है उस कैनाल बोलते हैं इनग्यूनल कैनाल, है ना, ये लोअर एब्डोमिनल में। और उस सैक, जिस सैक में टेस्टिस पाया तो उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ये था, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके देखा गया था तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया था। अब देखने में इसमें यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल होती हैं, और ये वाली सेल हैं जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, जो ये पूरी भरी हुई हैं। और जो इसके बनने के बाद ये जो बनता है ये क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजोवा। और यहाँ क्या होती है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना, किसको, जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको क्या देना होता है, न्यूट्रिशन देना होता है ना। फिर आएगा फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका मेन ऑर्गन क्या होता है, ओवरी। और फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में क्या आते हैं, ओविडक्ट, यूरेटर, सॉरी यूरेटर, यूटेरस, बहुत यूटर को यूटेरस, और ये सर्विक्स, वेजाइना, है ना। ये सब मिला क्या बनाते हैं, फेलो एसेसरी डक्ट। और एक्सटर्नल जेनिटलिया में कंसिस्ट ऑफ मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, हाइमन और क्लेटोरिस, ये पाए जाते हैं। और फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड केवल एक होती है, जिसको बर्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। ये इससे फीमेल सेक्स वो फीमेल सिस्टम के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड को भी पढ़ा गया था, बताए थे, है ना पूरा। क्योंकि ये जो है सपोर्ट करता है ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, और प्रेगनेंसी में, और बर्थ में एंड चाइल्ड केयर में ये पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसके साथ साथ उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब ओवरी से क्या क्या प्रोड्यूस होता था, एक तो ओवम होता है, दूसरा हार्मोन्स, और हार्मोन्स का नेचर जो होता है वो होता है स्टेरॉइड। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स स्टेरॉइड होता है, एक प्रोटीनेशियस होता है। तो जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, बात समझ गए ना। तो ये भी एकदम याद होना चाहिए, ये हार्मोन्स कैसे होते हैं। ये इसका डायग्राम था। इस डायग्राम में अगर बात करें तो ये वाला पार्ट क्या है, ओवरी है। ओवरी एक लेयर द्वारा, मतलब एक धागे द्वारा जुड़ा होता है, इसको लिगामेंट बोलते हैं। और ओवरी के जो डायमीटर है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है ना। और इधर से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट ऐसे उंगली की तरह लटक रहा है क्या बोलते हैं, उसको फिम्बरी बोलते हैं। और ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट एम्पुला, और यहाँ से यहाँ तक इस्थमस। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, फैलोपियन ट्यूब, है ना। जहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन ये भी बना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है ना। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद आएंगे तो ये वाला पूरा पार्ट यूटेरस का है, और ये वाली कैविटी को यूटेराइन कैविटी बोलते हैं, और इसके ऊपर वाला पार्ट को यूटेरस फंडस बोलते हैं। और जब यहाँ आएंगे तो यूटेरस में 3 लेयर होती है, सबसे लास्ट वाली लेयर को क्या बोलते हैं, यूटेरस की लास्ट वाली लेयर को क्या बोलते हैं। यूटेरस में 3 लेयर है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सब याद करो, पढ़ डालो, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सबसे अंदर वाली इंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, लास्ट वाली पेरीमेट्रियम। सब एकदम याद होना चाहिए बिल्कुल, बात समझ गए ना। अब फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे, इसके बाद आगे चलेंगे तो ये जो पूरा पाथ दिखाई दे रहा है ये बोलता है सर्वाइकल कैनाल। और जो ये है सर्विक्स, और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल यानी सर्विक्स, और ये क्या बोलते हैं वेजाइना, ये मिला के दोनों बनता है बर्थ कैनाल, बात समझ गए। ये हो गया इसका पार्ट। अब ओवरी के अगर बीच से कट करेंगे तो 2 बाहर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कार्टेक्स, जो बीच वाला रीजन का होता है उसको बोलते हैं मेडुला। जब भी फार्मेशन होता है ओवम का, बाहर वाले रीजन से शुरू होता है ना, किसका, ओवम फार्मेशन पेरिफेरल रीजन में। फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ना, ये होता है। और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन। एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब आएगा यूटेरस या वोम, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम वोम होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वॉर्म। बात समझ गया? एक बताया था कि वॉर्म टू टोम, क्या मतलब है इसका? कोई भी बच्चा, कोई भी ह्यूमन वॉर्म टू टोम तक लर्निंग करता है, सीखता है। तो मतलब कब्रिस्तान, जन्म से लेके मरते दम तक सीखता है। अरे इसका यहां से आया कब्रिस्तान इसका दूसरा नाम क्या है? वॉर्म। पसंद है किसका? यूटेरस का। तो यूटेरस से बच्चे का जन्म होता है, मतलब वहां पलता बढ़ता सीखता रहता है, और फिर उसका जन्म हो गया, सीख रहा है, सीख रहा है, फिर कुछ दिन बड़ा होगा, बुढ़ा हुआ, मर जाएगा, कहाँ चला जाएगा? कब्रिस्तान में। अरे वही शमशान कब्र एक ही बात है, चला जाएगा, मतलब या तो जल जाएगा या तो दफना जाएगा। तो मतलब वहां से लेके वहां तक क्या करता है? सीखता है। बात समझिए ना? तो लर्निंग चलती है वोम टू टोम्ब, ये बात कहना था। ये सब सवाल का बता दिए थे। आउटर को पेरीडर्म या मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीडर्म यहाँ नहीं होगा, यहाँ बताते गलत होगा, ये लिख गया था पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये थिन होती है और मायोमेट्रियम थिक होती है। इसी के अंदर मस्कुलर स्ट्रांग कंट्रैक्शन होता है। जब बेबी की डिलीवरी होगी तो इसी का क्या होगा? कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये बताए थे। ये है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में अगर फीमेल की बात करेंगे तो उसमें पहली बात तो दो ओपनिंग होती है, एक होती है रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और एक होती है यूरेटर ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। और इसके जस्ट ऊपर एक क्लिट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। और इस रिप्रोडक्टिव ओपनिंग के अंदर ऐसे इसकी पार्शियली एक कवर होती है, इसको बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। और हाइमन मेम्ब्रेन के जस्ट मतलब इसके नीचे एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं बर्थोलियन ग्लैंड। और ये ऐसे इनसाइड फोल्ड होता है, जो इनसाइड फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। और जो बाहर की ओर दिखता है उसको बोलते हैं लैबिया मेजोरा। और जो ये वाला पार्ट है लैबिया मेजोरा और ये मांस प्यूबिस, इस एरिया में हेयर्स पाए जाते हैं, है ना। इस एरिया में हेयर्स देखने को मिलते हैं, है ना। हाइमन मेम्ब्रेन का एक मिथ है जो बताया था कि अगर किसी की हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है तो वर्जिनिटी को लोग बोलते हैं कि इसकी वर्जिनिटी लॉस हो गई, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत सारा इसका रीजन हो सकता है, जैसे साइकिलिंग करते समय, दौड़ते समय, या कोई जर्क लग जाता है, या कोई ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस आया, कोई स्ट्रेस आया, उस वजह से भी ये हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब हाइमन मेम्ब्रेन का टूटना और ना टूटना, या कोई वर्जिनिटी का कोई इंडिकेशन नहीं है। बात समझ गया ना? ये सब वही लिखा हुआ है इसमें, जो पढ़ लिए थे। अब दूसरा मेमोरी ग्लैंड जो होती है, मेमोरी ग्लैंड रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको साथ में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं। कहाँ कहाँ पे? मेस्टुरेशन में, पार्चुरेशन में, बेबी के केयर में, है ना, और ओवुलेशन में ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये इस तरह से बहुत सारे लोब पाए जाते हैं। इस लोब को ये लगभग एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब होते हैं। और इस लोब के अंदर ये छोटी छोटी एल्व्यूलस पाए जाते हैं। और इसी एल्व्यूलस में मिल्क का फार्मेशन होता है। और इसके बाद जब ये मिल्क फार्मेशन हो जाएगा तो ये छोटी छोटी कैपिलरी होती हैं, मतलब वेसल्स होती हैं, उससे मिल्क निकलता है, और उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर छोटी जाके मिलती है एक में, उसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, और फिर जाके बड़ी मिलती है, उसको बोलते हैं एम्पुला। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखा है एम्पुला। एम्पुला वर्ड थोड़ा सा कॉमन वर्ड है। एम्पुला जहाँ वर्ड आएगा तुम लोगों को ये समझना कि एम्पुला अगर जहाँ कहीं लिखा होगा तो वो पाइप थोड़ा चौड़ी होगी। बात समझ गए ना? अगर कहीं एम्पुला है, बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं, और कहीं एम्पुला वर्ड आया तो मतलब थोड़ा नॉर्मल पाइप से थोड़ी सी वाइड होगी। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये नॉर्मल जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया? वाइड हो गया। इसका मतलब क्या है? ये एम्पुला है। और ये एम्पुला जब से आगे बढ़ेगा, इसके बाद आगे जाएगा ये लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि ऐसे पार्ट में डिवाइड होती है। और ये ऊपर वाले पार्ट को निप्पल बोलते हैं। ये निप्पल वाले पार्ट में ही लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं, यहीं से मिल्क सक आउट करता है जो बेबी होता है तब। और इस निप्पल के आसपास में ये ऐसे राउंड कलर का थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का एरिया होता है, उसको एरियोला बोलते हैं। इस एरियोला वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नर्व पाई जाती हैं। जब बेबी इसमें अपने ओंठों को लगा के सक करेगा तो सेंसेशन जाता है ब्रेन को, और ब्रेन से एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन। और जब ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो ये जो क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब है अर्थात एल्वुलस है, उसमें होगा कंट्रैक्शन। और जब कंट्रैक्शन होगा तो मिल के आएगा, बाहर आएगा। बात समझ गए ना? इसीलिए जब कभी भी बेबी की डिलीवरी होती है उस समय ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि मिल्क का इजेक्शन हो सके। बात समझ गए? मिल्क निकलने की प्रोसेस को मिल्क इजेक्शन बोलते हैं। और मिल्क जब बनता है उसको मिल्क सिंथेसिस या मिल्क फॉर्मेशन बोलते हैं। मिल्क बनने के लिए जो हार्मोन्स काम होता है उस हार्मोन्स का नाम है प्रोलैक्टिन। बात समझ में? और जब मिल्क इजेक्शन होता है उस हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन।
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना। मिल्क फार्मेशन किससे होता है? प्रोलैक्टिन से। और मिल्क फार्मेशन तब शुरू हो जाता है जब जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, मिल्क फार्मेशन तभी से शुरू हो जाता है। और मिल्क निकलता कब है? जब उसको बेबी की डिलीवरी हो जाती है। और यहाँ पे और मेमोरी ग्लैंड में ये बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको फैट बोलते हैं। इस फैट की वजह से है जो ये इसका साइज होता है वो साइज डिनोट होता है, मतलब किसी का साइज छोटा बड़ा जो होता रहता है वो बस फैट, जिसमें फैट ज़्यादा होगा साइज बड़ा होगा, जिसमें फैट कम होगा उसका साइज छोटा होगा। बस समझ गए। लेकिन ये जो मेमोरी लोब है ये सब में लगभग 15 से 20 के बीच में ही रहता है। बस समझ गए ना, साइज मैटर इसमें नहीं करता है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि सबसे पहले क्या आएगा? एल्वुलाई, फिर आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर आएगा मेमोरी डक्ट, फिर आएगा मेमोरी एम्पुला, फिर आएगा लैक्टिफेरस डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लो। मा ट्यूब्यूल्स डक्ट एम्पुला, इसका भी कुछ कोड बना के याद ही कर लो। देखो R2 दम R2 डुअल। देखो ऐसे, देखो R2 डुअला मतलब एल्वुलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस। समझ रहे हो? अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन हम बना दिए। मतलब जैसे क्या है, पहले इसका क्रम पूछता है ना कि मतलब सबसे पहले क्या आएगा? एल्वुलाई, फिर क्या आएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर क्या आएगा? मेमोरी डक्ट, फिर क्या? मेमोरी एम्पुला, फिर क्या आएगा? लैक्टिफेरस डक्ट, है ना। तो R2 डुअला, समझ गए? क्या आएगा? ट्यूब्यूल्स, पहले एल्वुलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, और ये एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट। कुछ भी कर सकते हो, बस याद होना चाहिए। बात समझ गए? ये कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद देखो ये हार्मोन्स निकल देंगे, टेस्ट दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिए, और क्या बोलते हैं टेस्टिस और ओवरी। अब हार्मोन्स क्या निकलते हैं? हार्मोन्स क्या निकलते हैं? मेन हार्मोन्स होता है एंड्रोजन या मैस्कुलाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन होता है मेन जो हार्मोन्स होता है। वो क्या करता है? जेनिटलिया का डेवलपमेंट कराता है ना। और क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे बियर्ड, मेल में तो बियर्ड, मुस्टैच, दाढ़ी मूछ का आना, एग्रेसिव नेचर, स्ट्रांग बुल्ट एंड शोल्डर बॉडी, और मैसिव वाइस, ये सब आएगा। उसके बाद आएगा हार्मोन्स ऑफ ओवरी। इससे हार्मोन देखो निकलता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये दोनों स्टेरॉइड होते हैं, और जो रिलैक्सिन है वो प्रोटीनेशियस होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? जो रिलैक्सिन है वो प्रोटीनेशियस होता है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ये कैसा होता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है, एकदम याद रखो। और एस्ट्रोजन जो होता है वो इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम कराता है। इंडोमेट्रियम कहाँ है? यूट्रस के पार्ट के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। जब इनिशियल होता है मतलब उसमें ब्रेक डाउन होकर बाहर निकलता रहता है, और जब बाहर निकल जाएगा तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। और उसके बाद होने के बाद उसकी सेल्स थोड़ा सा मोटी होगी, मैस्कुलर होगी, जिससे कि इम्प्लांट हो सके, तो जाइगोट आके वहाँ पे रुक सके, है ना। ये हो सकता है। और इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराता है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, डिपोजिशन ऑफ फैट बिलो द स्किन, सब मैसिव नेचर, हाई पिच वाइस। जब पिच हाई होगी तो आवाज कैसी हो जाएगी? हाँ, आवाज पतली हो जाएगी। लड़कियों की आवाज कैसे? हाँ, श्रिल वॉइस, सुरीली आवाज। समझ गए? लेकिन कभी कभी सुरीली नहीं होती, बहुत चुभने लगती है लोगों को। बस समझ गया ना। तो तुमको क्या होती है? चुभती है कि नहीं चुभती? चुभती है, कुछ गड़बड़ है तब। समझ गए? अनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये स्टार्टिंग, ये सब क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आता है दूसरा हार्मोन्स, प्रोजेस्टिन, या इसको ल्यूटेल हार्मोन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, मतलब जब जाइगोट का इम्प्लांट होगा तो उसको आगे कवर करेगा कि कैसे होगा, है ना। इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन है? वो क्या है? प्रोजेस्टिन। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको मेंटेन रखने का काम प्रोजेस्टिन हार्मोन्स कराता है। प्रोजेस्टिन में से निकलता रहता है, अगर प्रोजेस्टिन नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जाएगी, है ना। और अगला आता है रिलैक्सिन। ये कहता है ये कार्पस ल्यूटेम से निकलती है, और ये क्या करती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, जब बेबी की डिलीवरी होगी तो प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम की एरिया क्या करता है? रिलैक्स करता है, जिससे कि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके, है ना। अब आता है प्यूबर्टी, मिनॉर्ज और मिनोपॉज।
प्यूबर्टी मतलब मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाते हैं उस एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। और उस एज में अगर मेल की बात करें तो 13 से 16 ईयर का होता है, फीमेल की बात करें तो 10 से 14 ईयर का होता है ना। फीमेल थोड़ा सा पहले मेच्योर हो जाती है मेल के कंपेयर में। पहली बार जब मेस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल को आती है तो उसको मीनार्च बोलते हैं और ये एज होती है 10 से 16 साल। और जब मेस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है उस एज को मेनोपॉज बोलते हैं और ये एज होती है 45 से 50। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया है 45, एनसीईआरटी में क्या दिया है 45 ईयर में क्या होता है, प्रेगनेंसी होना अरे वो मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है ना। अब देखो प्लासेंटा जो होता है उसको हम लोग टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। कुछ क्या मतलब, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया और रिलैक्सिन हो गया, और एक होता है एचपीएल, एक होता है एससीजी। एचपीएल मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको एससीजी बोलते हैं। अब देखो ये एंडोक्राइन टेम्पोररी मतलब ये हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जब डेवलप होगा क्या, बेबी का डेवलपमेंट होगा, उसमें प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा और प्लासेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलने लगते हैं और ये हार्मोन्स उसको बेबी को कंसीव करवाते हैं, मतलब वो मेंटेन बना रहे, डिस्ट्रॉय एवॉर्ड ना होने पाए। अब एक क्वेश्चन बताया था, अगर प्लासेंटा बन चुका है, अब प्रेगनेंसी हो गई है, अगर उस समय दोनों ओवरी को काट के निकाल दिया जाएगा फिर भी बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब उसका लेना देना क्या होता है, ओवरी से तो क्या होता है, ओव्यूल निकलता है और ओव्यूल ओव्यूल बोल दिया, ओवम निकलता है और ओवम तो रिलीज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब जो हार्मोन निकलना चाहिए वो प्लासेंटा से निकल रहा है, तो बेबी का डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एक मार्केट में किट आती है, जैसे कि प्रेगा न्यूज, निश्चय, है ना, गुड न्यूज, ऐसा करके आती है, उसको मार्केट से लाएं। उसमें यूरिन का 1 ड्रॉप उसमें डालते हैं तो उसमें डबल लाइन आती है तो बोलते हैं पॉजिटिव, सिंगल लाइन आती है मानते हैं निगेटिव। बस समझ गए ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस समय प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है एससीजी, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, और वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर ब्लड से निकल के यूरिन में आने लगता है, और उसके आने की वजह से ही इसका लाइनिंग आती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, दिखने लगता है। और उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, याद रखना, ग्रेविडेक्स टेस्ट, भूलना नहीं चाहिए, तुम लोग भूल जाते हैं, बता दे रहे हैं बार बार। अब आएगा प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल को बोलते हैं oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहाँ होता है, ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। और विच इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, इसके कुछ स्टेप हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे पहले जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसको अगर कट करेंगे तो उसके जो दीवाल है उस दीवाल पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, फिर स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं, वो डिवाइड करके मतलब मल्टीप्लाई करके, और प्राइमरी एक स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग मेच्योर कराएंगे तो वो पहले मेच्योर हो क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इसमें मियोसिस होगा, और जब मियोसिस होगा तो 2 बन जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसमें दोबारा मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगी, स्पर्मेटिड, और यही स्पर्मेटिड आगे मेच्योर होके चारों क्या बना देगी, स्पर्म। समझ गए, यही मेच्योर क्या बना देगा, आगे चारों बना देगा स्पर्म। अब जब मियोसिस यहाँ होगा, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल कितने स्पर्म बनते हैं, 4। मियोसिस कितने बार होती है, 2 बार। बात समझ गए ना। अगर 1 से बनते हैं 4 तो 2 से कितने बनेंगे, 8, 25 से कितने बनेंगे, 100। अगर 100 इससे बनाना है तो कितने इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 25। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे, कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 50। बात समझ गए ना, ये समझना है बस, ये होता है। और दूसरा है, इस पूरे प्रोसेस बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है उस प्रोसेस बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, बता दे रहे हैं अगर गलत हुआ तो समझ जाना। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दोनों बात याद रखना, ध्यान रखना कब क्या बनता है। इसी को दूसरा नाम स्पर्मेटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके दिखाया गया है। ये बोला जाता है,
ये वहाँ जो सेल्स पाई जाती हैं ये है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। यही मेच्योर होगी तो स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर उसके बाद ये स्पर्मेटिड बनेगा और लास्ट में क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, जो कि रिलीज होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, स्पर्मेटिड में और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है, बताओ 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 बताओ। स्पर्मेटिड में और स्पर्मेटोजोआ में क्या डिफरेंस है? हाँ हाँ, चार्ज, तुम्हारा नाम आवेश है ना, आवेश, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज? हाँ, पॉजिटिव चार्ज हो। क्या अंतर है? जब तक जब तक स्पर्म सर्टोली सेल से जुड़ा रहेगा तब तक वो स्पर्मेटिड कहलाएगा। जैसे सर्टोली सेल से अलग हो जाएगा वो स्पर्मेटोजोआ कहलाएगा। बस इतना डिफरेंट है। अगर वो स्पर्मेटिड सर्टोली सेल से जुड़ा है तो वो स्पर्मेटिड है, जिस दिन निकल गया बाहर वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजोआ। बात समझ गए ना? जब तक तुम लोग अपने पेरेंट्स के अंडर में हो तो पेरेंट पैरासाइट हो कि नहीं हो। अब जिस दिन पेरेंट्स से फ्री हो जाओगे उस दिन फ्रीली हो जाओगे, है ना, कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। बस वही अंतर है। जब तक इसको एनर्जी चाहिए सर्टोली सेल के अंदर घुसा हुआ है, और जब उसको एनर्जी नहीं चाहिए क्या निकल जाएगा बाहर, क्या लाएगा, स्पर्मेटोजोआ। तब बात याद रखा करो, है ना। अब जो स्पर्म होता है उसको कुछ ये सेमिनिफरस में कुछ हार्मोन्स चेंज आते हैं। सबसे पहला हार्मोन्स होता है GnRH, जो निकलता है पिट्यूटरी से, और कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये पहले क्या करेगा, LH निकालेगा, ये लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा, ये एंड्रोजन को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होगी। और इधर से क्या निकलता है, FSH को, और ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, और सर्टोली सेल क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा और रिलीज द कंटेन सर्टेन फैक्टर दैट स्टिमुलेट द स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों करके प्रोसेस क्या बन जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ गए ना? ये सर्टोली सेल के बाद लिखा हुआ है तो पूरा समझाई दिए। अब जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म कैसे दिखता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, 4। तो 3 कैसे बोल दिए, 3 कैसे बोल दिए, 4 होता है। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। पूरे, हाँ चलो अच्छा ठीक है, हमको 3 सुना दिया। पूरे स्पर्म के बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर वाले पार्ट में, हेड वाले पार्ट में होता है एक्रोसोम। उससे एक एंजाइम निकलता है स्पर्मलाइसिन, जो ओवम के कोरोना रेडिएटर को ब्रेक करता है जिस समय स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है ओवम में, तब। बात समझ गया ना? ये हो गया। और बीच वाले पार्ट में क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब जो कि क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, यही मेल गैमिट हैं। और नेक वाले पार्ट तो केवल जोड़ने का काम करता है। मिडिल पीस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी देना किसको, टेल को, जिससे कि वो घूम सके और आगे मूव कर सके, ये काम होता है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। बात समझ गए? ये सब बात वही लिखा है, इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बात करते हैं कि जब स्पर्म निकलता है तो स्पर्म अकेले नहीं आता, उसके साथ में कुछ और आता है। जो आता है उसको क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और जब ये दोनों मिल जाते हैं जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं सीमेन। बात समझ गए ना? एक बात और है, स्पर्मेटोजेनेसिस एज ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक उसकी वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाए तब तक चलता रहता है। बस क्या होता है, अंतर यह है कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेल में ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू, बट oogenesis स्टार्ट फीटल ओवरी एंड देन स्टॉप एंड देन अगेन स्टार्ट द प्यूबर्टी। बस oogenesis में ऐसा नहीं होता है, इसमें ये होता है। बात समझ रहे हो? आगे बढ़े, देखो आगे। अब आगे है, आता है oogenesis। oogenesis मतलब ये कहाँ होता है, ओवम का फॉर्मेशन टोटल oogenesis होता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, मतलब फीटल मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, oogenesis, माइटोसिस, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट एंड मियोसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमने क्या बोला कि जब oogenesis होता है तो जब वो बेबी एम्ब्रियो अर्थात फीटस रहेगी तो उसमें oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और जब उसका जन्म हो जाएगा
तो उस जन्म के बाद उसका ऊजेनेसिस रुक जाएगा, और जब रुकेगा तो डिवीजन ही तो रुकेगा ना, और जब डिवीजन ही रुकेगा तो कौन सा डिवीजन रुकता है, उसका आंसर ये है कि प्रोफेज फर्स्ट एंड मियोसिस फर्स्ट। इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, कौन सा रुकता है, प्रोफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट रुक जाता है, और जब उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी आती है तो फिर से वहीं से आगे से कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। बात समझ गए ना, एक ही बात हो गया। अब दूसरा बात यह है कि आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल है वो गेट सराउंडेड बाय ए मोर लेयर्स ऑफ ग्लोमेरुलर सेल, जो कि न्यू थीका बनती है और बन जाती है सेकेंडरी न्यूक्लियर फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल हैज द फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम बोलते हैं उसको, और जो इनर वाली होती है उसको बोलते हैं इनर थीका। ठीक है, और ये प्राइमरी साइड, इस वाला डायग्राम समझना था ये वाला। देखो यहाँ से सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमोडियल जर्म सेल, फिर क्या आता है ऊगोनिया, और ऊगोनिया आगे मैच्योर होती है तो उसके ऊपर एक लेयर आती है, उस लेयर को बोलते हैं, मतलब जो लेयर तो प्राइमरी ऊसाइट, और प्राइमरी ऊसाइट में जब एक लेयर आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, और उस लेयर को बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर, और यही ग्रेनुलोसा आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं आउटर थीका और इनर थीका, और ये जो प्राइमरी ऊसाइट थी अब ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी ऊसाइट में, और ये आगे चल के ये जो सेकेंडरी ऊसाइट की ये जो लेयर बनी थी एंड मतलब क्या बोलते हैं थीका आउटर थीका और इनर थीका, ये एक तरफ साइड में चली जाती है, और जो ये बीच वाला सेकेंडरी साइड है ये साइड में आता है, और बीच में एक बड़ा सा स्पेस बनता है, उस स्पेस को बोलते हैं एंट्रम, और ये एंट्रम होने के बाद आगे मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, और इस वाले लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और जिस दिन ये सेकेंडरी ओसाइट इस ओवम को तोड़ के, मतलब इस क्या बोलते हैं फॉलिकल को तोड़ के बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, और ये ओवुलेशन होने के बाद जो ये बचता है इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम रहेगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाएगी, और जब कार्पस ल्यूटियम ब्रेक होगी तो उसका क्या नाम है, जब कार्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, कार्पस एल्बिकैंस। बात समझ गए। और ये जो होता है, ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से प्राइमरी ऊसाइट बन गई यहाँ तक, ये कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कंडीशन ये जन्म के पहले होता है, इसके बाद अगला कंडीशन जन्म के बाद होता है, यहाँ तक लगभग मिलियन भर प्राइमोडियल जर्म सेल ऊगोनिया में कन्वर्ट होती है और यहाँ तक बनती है, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो उसके बाद से जितनी बनी थी वो सारी धीरे धीरे डेड होने लगती है, और डेड होके लगभग 60 to 80 के बच जाती हैं, और उसका जन्म होने के बाद जब उसकी प्यूबर्टी आती है तो 60,000 से 80,000 तक ही बचती हैं, और उसी में से अब हर ईयर ये मैच्योर होता है। और उसका अगर देखा जाए तो ये ऐसे बनता है, यहाँ पे ये वाला सबसे ऊपर क्या होता है, देखो प्राइमोडियल जर्म सेल था, उससे क्या बनाएगा ऊगोनिया, ऊगोनिया में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ऊसाइट बना, और प्राइमरी ऊसाइट में होता है मियोसिस, और उससे बन जाएगा एक पोलर बॉडी बन जाती है, और सेकेंडरी ऊसाइट बन जाता है, और सेकेंडरी ऊसाइट जब डेवलप हुआ तो आगे बन जाएगा ओवम, और एक फिर से बन जाएगी पोलर बॉडी। यानी एक ऊगोनिया से केवल एक ही ओवम बनता है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं था, मेल में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते थे, लेकिन इसमें क्या बनते, एक से एक ही बनते हैं, क्योंकि हर बार के मियोसिस में, हर बार मतलब 2 ही बार होता है, तो हर बार के मियोसिस में एक पोलर बॉडी बन जाती है और वो बाद में खत्म हो जाती है, तो एक ही सेकेंडरी ऊसाइट बना, और सेकेंडरी ऊसाइट से जो ओवम बनता है उसमें दूसरी पोलर बॉडी बनती है और वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो केवल कितना बचा, एक ही बचा। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया है, अर्थात प्राइमोडियल जर्म सेल से प्राइमरी ऊसाइट बनने तक की प्रक्रिया जन्म से पहले होती है ना, और उसके बाद वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाती है, और जब प्यूबर्टी एज आती है तो यहाँ से कंटिन्यू होती है और सेकेंडरी ऊसाइट बन जाती है। अब सेकेंडरी ऊसाइट के बाद जब ओवम बनता है, ये तब बनता है जब स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है, तब ये मतलब ध्यान रखना है, स्पर्म का पेनिट्रेशन हो जाएगा तब सेकंड मियोसिस होता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में अंतर ये है, ये कहाँ होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, ओवरी में, इसको तुम लोग पढ़ ही लोगे, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या आएगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, जो ओवम बना वो कैसा दिखता है, तो जो ओवम बना वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो सबके बाहर से लेयर है उस लेयर को क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा में 2 टाइप की सेल मिलकर बनती है,
एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेसा और बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ये आपस में चिपके रहते हैं और जो दूसरी लेयर है इसलिए बोलते हैं जोना पेलुसिडा या उसको बोलते हैं ब्यूटीलाइन मेम्ब्रेन। और ये ब्यूटीलाइन मेम्ब्रेन में ये छोटे छोटे रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा रिसेप्टर। और उसके बाद इसके स्पेस बोलते हैं प्री ब्यूटीलाइन स्पेस। और उसके बाद ये वाली मेम्ब्रेन जो होती है उसको बोलते हैं उलेमा। और इस उलेमा के अंदर एक लिक्विड भरा उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म, और या इसका दूसरा नाम उल्लेख होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ गए। और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, यही मेन होता है ओवम का न्यूक्लियस। बाकी ये सब बात लिखा है उससे वही है। बात समझ गए ना। अब आएगा मेस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या आएगा? मेस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल में पाया जाता है। अब ये फीमेल में जो मेस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसका समय होता है 28 से 29 दिन, जो एनसीईआरटी में लिखा है डाटा। जब बुक में एग्जाम में आएगा तो हमको यही लिखना पड़ेगा। बाकी ये वेरिएबल है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, किसी में 30 दिन, किसी में 32 दिन, 35 तक हो सकता है, लेकिन ये जो डाटा लिखा गया 28 से 29 दिन तक है ना। अब इस साइकिल में होता क्या है कि ओवरी के अंदर और यूटेरस के अंदर इस दौरान हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। उसी चेंजेस को मिला के पूरा एक साइकिल बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मेस्ट्रुअल साइकिल। और इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? पहला बोलते हैं मेस्ट्रुअल फेज, या 1 से 5 दिन तक होती है। इसका दूसरा नाम होता है ब्लीडिंग फेज, क्योंकि इसमें जो यूटेरस की अंदर की वाल है उसको क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम, वही कट के बाहर निकलती है तो होती है ब्लीडिंग, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। और ये 3 से लेकर 5 दिन तक हो सकती है ना। किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, है ना। अगर मान लो किसी में मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है तो वो क्या इंडिकेशन है कि उसको प्रेगनेंसी हो गई है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या तो बहुत ज़्यादा उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है ना। ये कंडीशन हो सकता है। उसका आता है फॉलिकुलर फेज, या इसी को प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। ये 5 से 13वें दिन तक होती है, और इसमें ये कुल मिला के ये लगभग 8 से 12 दिन तक, मतलब 8 से 10-12 दिन तक रहती है। इस फेज के अंदर ये होता क्या है? इस फेज में जो गोनाडोट्रोपिन है, जैसे कि FSH LH, ये होते हैं प्यूबर्टी से ये स्टिमुलेट कर देते हैं। और जब स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या निकलेगा? क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाएगी ग्रेफियन फॉलिकल में। और जब ग्रेफियन डेवलप हो जाएगा तो उसमें क्या निकलेगा? ओवरी से, मतलब ओवम में जो सेकेंडरी साइड है वो डेवलपमेंट होने लग जाएगा। और उसके बाद जैसे निकलेगा, और ये ऑस्ट्रोजन जो होगा स्टिमुलेट क्या करता है? प्रोलिफरेशन ऑफ द रप्चर ऑफ यूटेराइन इंडोमेट्रियम रप्चर कर जाएगा, म्यूकस लाइनिंग कोटिंग आ जाएगी वेजाइना में। और ये क्या करेगा? सप्रेस द FSH, नया फॉलिकल ना डेवलप कर जाए उसको रोक देता है, और सीक्रेट करता है LH, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ना। फिर आएगा ओवुलेशन। जब 14th डे आएगा तो उसी समय ओवम से सेकेंडरी साइड बाहर आएगा, मतलब फॉलिकल से, और उसको बोलते हैं ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ये आता है 14th डे में, और उसके बाद तक कुछ दिन तक रहता है। फिर उसके बाद आएगा सेक्रेटरी फेज, उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये 15 से 28 दिन तक चलता है, 15 से 28 दिन तक। और इसके अंदर जो कार्पस ल्यूट्रियम है वो बनी रहती है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूट्रियम धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिजेनरेट। अब इससे एक बात पता चलती है कि फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब ओवुलेशन होगा। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, चाहे स्पर्म पहुंच ही जाए। बस समझ गए ना। इसका मतलब स्पर्म वहां तब पहुंचे जब ओवुलेशन हो जाएगा, उसके बाद। अगर उसके पहले पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसके बाद पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। बस समझ गए, ये बात है। उसके बाद ये है फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, थोड़ा इसमें जल्दी से नजर डालते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, अगर देखो क्या होता है, ये मेक द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वैस्कुलर थिक एंड सॉफ्ट। जो एंडोमेट्रियम बचती है उसको क्या कर देता है? थिक कर देता है, वैस्कुलर कर देता है, जिससे कि जब इम्प्लांटेशन होकर वो वहाँ पे आएगा तो आसानी से उसमें चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद इम्प्लांट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स कार्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी, और डिजेनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकस बता चुके हैं। और अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ गए, ये बात हो गया। अब उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक प्रकार का फिजियो केमिकल प्रोसेस है, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में। इंटरनल का मतलब इनसाइड द बॉडी। बात समझ गए ना। और जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने जाता है तो उसके पहले एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस बोलते हैं कैपेसिटेशन। बात समझ गए। अगर इसको बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी होते हैं। एक प्री पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, और एक्टिवेशन ऑफ ओवम, और फ्यूजन जिसको बोलते हैं एम्फीमैक्सिस। बात समझ गए।
पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म मतलब ये हुआ कि जो स्पर्म जैसे जैसे ओवम के कांटेक्ट में आएगा उस समय क्या निकालेगा, स्पर्म लाइसिन, और उसका मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन और एक्रोसिन नाम के एंजाइम होते हैं, वो निकलते हैं, और ये क्या करते हैं, जो कोरोना रेडिएटा है उसको डिजॉल्व करेगा और स्पर्म लाइसिन के हेल्प से, और जैसे हो जाएगा स्पर्म का, जब स्पर्म वो डिजॉल्व हो जाएगा तो एक पाथ बन जाएगा, और उस पाथ से स्पर्म का हेड, नेक और मिडिल पीस, इंपॉर्टेंट बात, स्पर्म का कौन सा पार्ट ओवम के अंदर घुसता है, तो क्या क्या, एक तो हेड, एक तो नेक, और दूसरा मिडिल पीस इंटर करता है, और टेल उसके बीच में ही फंस जाती है। क्यों? हाँ, क्योंकि दूसरा कोई स्पर्म उसमें एंट्री ना करने पाए। बात समझ गया ना? उससे क्या होता है, पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है ना। अब एक्टिवेशन ऑफ ओवम का मतलब ये हुआ कि जो ओवम है जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अपने बाहर की वाल को और स्ट्रांग कर लेगी कि अब कोई दूसरा ओवम आके इसको स्टिमुलेट फर्टिलाइज ना कर दे, ओ सॉरी इस पर, हाँ उसको फ्रीज कर देगा मान लो, हाँ वो अपने आप को सिक्योर करेगी, अब कोई अंदर ना आने पाए। जैसे मान लो जब तक किसी की शादी नहीं हुई रहती है तब तक रिश्ता ढूंढा जाता है ना, और जिस दिन शादी हो गई अब बेटा सावधान हो जाओ, अब इधर उधर नहीं करना है, अब बस क्या हो गया, बंध के बंधन में, है ना। तो अब इसका मतलब यही होता है, जब तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो तब तक वो हाँ कि आओ आओ करो फर्टिलाइजेशन, जिस दिन हो गया क्या कर देंगे, अपने आप को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, और क्या करेगा, इसमें क्या होगा, ये क्या कर लेगी, अपने आप को जो ब्यूटिलाइन मेम्ब्रेन है वो अनफर्टिलाइज मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर लेगी पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, और इंटरेक्टिव ऑफ जोना पोलिसुडा के रिसेप्टर ZP3 बोलते हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे, किसी स्पर्म को रिसीव ही नहीं करेंगे। जब कोई रिसीव नहीं होगा सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोसिस, उसी समय देखो सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोसिस करती है, और जब तब जाकर दूसरी मियोसिस होती है। याद रखना, पहली मियोसिस तो पहले हो जाती है और दूसरी मियोसिस तब होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है तब। इंपॉर्टेंट बात ये भी है, और इंक्रीज द अकर्स इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस जनरल, उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। अब आएगा फ्यूजन, फ्यूजन मतलब बोलते हैं एम्फीमेक्सिस। अब देखो जो यहाँ पे मान लो ये है, ये मान लो ओवम है, ओवम के अंदर एक उसका न्यूक्लियस है और एक इसका न्यूक्लियस आया, किसका, मेल का। अब जो मेल का आया उसको मेल प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो इसका था उसको फीमेल प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और जब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे उसी प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमेक्सिस या फ्यूजन। और जैसे फ्यूजन कर जाएगा, उस फ्यूजन करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस को बोलते हैं सिनकैरियन। बात समझ आई? उस न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, सिनकैरियन। समझ गए? अब वो जाइगोट बन गया, अब वो जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट डेवलप करने के बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब जैसे जाइगोट डेवलप हुआ, जाइगोट धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और जाके इम्प्लांट होगा, और इम्प्लांट कहाँ पे होगा, हाँ इम्प्लांट कहाँ होगा, हाँ यूटेरस में। वाह, कहाँ वहीं तो डेवलपमेंट होगा, इतना तो बोलो ना, कहाँ इम्प्लांट होगा, यूटेरस में इम्प्लांट होगा। अब इम्प्लांट का मतलब क्या होता है, हाँ फैलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, और कहाँ आ गया, यूटेरस में, है ना। तो अब ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हो, इसका मतलब क्या है, तुम लोग बहुत कम पढ़ रहे हो, समझ गए ध्यान से, ये तो ध्यान लगाओ ना, कहाँ इम्प्लांट होता है, यूटेरस में, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे क्या हुआ, अटैच हो गया, जब अटैच होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है, और अब इसका पूरा डेवलपमेंट है। जैसे मान लो कि सबसे पहले क्या रहेगा, जाइगोट, जाइगोट डेवलप हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगा, उसको बोलते हैं 2 सेल जाइगोट। उसको तो एम्ब्रियो बनेगा 4 सेल स्टेज में, फिर आएगा उसको बोलते हैं मारूला स्टेज। ये लगभग जब 8 से 16 सेल हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, मारूला स्टेज। बस समझ गया ना। अब ये जब डेवलप होगा तो अब देखो यहाँ होगा, जब वही जाइगोट डेवलप होकर 100 सेल तक हो जाएगा तो इसके अंदर पूरा एक सेल पूरा अंदर भर जाएगा, और इसकी जो बाहर की लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टुला स्टेज जब आएगा तो उसमें क्या होगा, जो ये पूरा सेल भरा हुआ था किसी एक स्थान पे इकट्ठा हो जाएगा, और इसी में से एक दूसरा लेयर इकट्ठा होकर बन जाएगा। अब जो ये लेयर बना उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, जो यहाँ सेल इकट्ठा उसको बोलते हैं इनर सेल मास या ICM, या इसको बोलते हैं इम्ब्रियो ब्लास्ट सेल। बात समझ रहे हो? अब यही एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, अब इस दिन क्या हो जाएगा, जो इसकी जो बाहर की लेयर जोना पेलुसिडा थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अब ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, यूटेरस के वाल पे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच। और जैसे अटैच हो जाएगा उस दिन बोलेंगे इम्प्लांटेशन। ये लगभग 7th
डे में होता है, मतलब 7 से 8 7वें 8वें दिन में जाके इम्प्लांट हो जाता है और उसी दिन से रिलीज होने लगता है HCG। और जब HCG रिलीज होगा तभी टेस्ट कर पाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बस समझ गए ना। उसको देखो क्या होगा, जब ये वहाँ पहुँच जाएगा तो इम्प्लांट हो गया। अब ये सेकेंड वीक की बात चल रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद। इसके अंदर जो मास इनर सेल मास था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे रोटी बनाते हो, कभी रोटी बनाए हो तुम लोग? नहीं बनाते हो? तुम बनाए हो? जब रोटी बनाते हैं ना तो रोटी ऐसे फूलती है, फूलती नहीं, देखे हो केवल ना, फूलती नहीं रोटी। जब रोटी फूलती है तो, हाँ तुम तो बनाए हो, देख रहा लग रहा है एक क्या होगा, एक ऊपर वाला लेयर बन जाएगा, एक नीचे वाला लेयर बन जाएगा। तो मान लो इनर सेल मास को तावे पे रख दिए, अब वैसे भड़ाम से फूल गया, तो एक एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट ऐसे बनता है। और एक वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, नीचे वाले पार्ट बोलते हैं इपीब्लास्ट, है ना। अब यही क्या करेगा, धीरे धीरे आगे ये जो हाइपोब्लास्ट है वो ऐसे फैल फैल के एक लेयर बना लेगा, जो इपीब्लास्ट है वही फैल ऐसे लेयर बना लेगा। जब ये लेयर बना लेगा तो उस लेयर को बोलते हैं, उस जो ये लेयर बना गया उस लेयर को बोला गया एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और यहाँ जो स्पेस बन गया उस स्पेस को बोलते हैं योग सैक। और जो ये वाला स्पेस था क्या बोलते हैं इपीब्लास्ट, इसके भी जो स्पेस बना उसको बोला गया एमनियन। और इसमें जो फ्लूइड भरा उसको बोला गया एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये लगभग सेकेंड वीक का बाद चल रहा है, मतलब 9वें 10वें दिन के बाद चल रहा है। उसका आता है ये वाला प्लास्ट। अब देखो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना और इसके अंदर जो ये वाली लेयर था योग सैक में, ये क्या बोलते हैं हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट के सेल के बाहर ये लेयर थी, इसको बोलते हैं। और ये पूरा मिला के मतलब क्या क्या, एक तो सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, वो दोनों वो सेल मिला के और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मिला के, ये सभी मिला के बनता है ब्लास्ट में, ये बनता है मिला के कोरियन। और यही आगे चल क्या बनाएगा, प्लासेंटा। और ये जो हाइपोब्लास्ट इपीब्लास्ट है वो जाके एक लेयर से जुड़ेगा, उसको बोलते हैं एम्ब्लिकल कार्ड। जब किसी बेबी का जन्म होता है तो उसी एम्ब्लिकल कार्ड को बाद में काट दिया जाता है। बात समझ आ गई, ये बना। अब इसमें क्या होगा कि जो ये पूरा कोरियन बना था वो ऐसे ऐसे क्या कर लेगा, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे होगा जब मदर के पास जाएगा तो वो जाके ऐसे फिट हो जाएगा, और फिट होने के बाद क्या बनाएगा, प्लासेंटा। और ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के बनाएगा प्लासेंटा। और इस प्लासेंटा में मदर का भी रहेगा, जो मदर का मेम्ब्रेन यूट्रस का पार्ट है और फिदर का, और दोनों ऐसे बने और जुड़ के ऐसे पाइप बना दिए, ये बन गया पूरा प्लासेंटा। अब प्लासेंटा में मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड दोनों मिक्स नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसे लेयर पाई जाती है। बात समझ गए ना, ये बन गया। अब ये जैसे लेयर बना, ये डेवलप होने के बाद अब इन दोनों पार्ट को समझना है, क्योंकि ये क्या बना देंगे प्लासेंटा, और इसमें क्या बना, एक है हाइपोब्लास्ट एक इपीब्लास्ट। अब ये इपीब्लास्ट क्या करेगा, ऐसे एक लेयर निकल के लंबी हो जाएगी और इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्टिक, और जो ऊपर वाला पार्ट को प्रिमिटिव नोड बोलते हैं। और जो हाइपोब्लास्ट है इधर साइड में रहेगी, और उसके बाद क्या करेगा, इस इपीब्लास्ट से कुछ सेल डेवलप कर करके बीच में ऐसे घुसने लग जाएंगे, और जब बीच में घुसेंगे तो एक लेयर यहाँ बन जाएगी, एक लेयर यहाँ बनेगी और एक लेयर ही हो जाएगी। तो जो बीच में लेयर बनी इसको बोला जाएगा मेसोडर्म, और जो पहले बनी इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो बाद में बनी इसको बोलते हैं इंडोडर्म। अब ये 3 लेयर बन जाएगी, और आगे चल के इन्हीं तीनों लेयर से पूरे बेबी का डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होने के बाद जो टाइम होता है उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांट किया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ गए ना। इसमें 3 ट्राइमेस्टर होता है, एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 1 से 14th वीक तक होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो 15 से 26 वीक तक होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर जो 27 से 40 वीक तक होता है। बात समझे, इतना चलता है। उसके बाद देखो किस मंथ में क्या क्या होता है उसको समझना है। तो जो पहला मंथ है उसमें हार्ट का फॉर्मेशन होता है, दूसरा मंथ है उसमें लिम्स और डिजिट बनते हैं, और तीसरा मंथ है उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फोर्थ मंथ इस मंथ में फिटस लुक लाइक ह्यूमन की तरह बच्चा दिखने लगता है, और इसी में मैक्सिमम ग्रोथ होता है। और हेयर ऑन द हेड, 5वें मंथ में उसके बॉडी में हेयर आते हैं और पहली बार मूव करता है। सब इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है ना। उसके बाद 6वें आता है हेयर ऑन बॉडी एंड आई लिड सेपरेट एंड आई लैश आर फॉर्म्ड। और 7वें 8वें मंथ में कुछ होता नहीं है, बस जो कुछ पहले हुआ रहता है उसी का डेवलपमेंट होता है, मतलब वो बड़ा होता है। उसके बाद 9th मंथ जब कंप्लीट होता है तो क्या होता है, पाचुरेशन। और जब पाचुरेशन हो जाता है मतलब उसको बोलते हैं बेबी का डिलीवरी, है ना। बेबी डिलीवरी हो गया और घर में खुशहाली आ गई, ठीक है। सबसे पहले जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फिटस बनता है, सॉरी एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो के बाद क्या कहलाता है, फिटस, और जब बेबी जन्म होता है क्या कहलाता है, न्यूली बॉर्न बेबी। अब आता है पाचुरेशन एंड लैक्टेशन। पाचुरेशन मतलब होता है जो बेबी की डिलीवरी, इसमें न्यूरो एंडोक्राइन
मैकेनिज्म काम करता है, मतलब कुछ ब्रेन से सिग्नल जाएगा, हार्मोन्स निकलेगा जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, वो यूटेरस को कंट्रैक्ट कराएगा, बेबी पुश आउट बाहर होगा, और जब बाहर होगा तो बेबी डिलीवरी होगी। और इसमें जो फीटल इजेक्शन है और एक हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन कराता है, और जो प्यूबिक सिम्पाइसिस को रिलैक्स करने का काम करता है वो रिलैक्सिन हार्मोन्स करता है ना। और ये दोनों काम करने के बाद आएगा हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, जो कंट्रैक्शन करता है किसमें, यूटेराइन में, और बर्थ कैनाल के द्वारा बेबी बाहर आता है। और ये आफ्टर पार्चुरेशन अम्बिलिकल कार्ड जो होता है उसको काट दिया जाता है, और प्लासेंटा के अम्बिलिकल का बाहर निकल जाता है, और जो मेमोरी ग्लैंड है उससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मतलब इजेक्शन हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन, है ना। और जब पहली बार बेबी अपने मम्मी का दूध पीता है तो वो जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, है ना। ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, जो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है, तमाम प्रकार की बीमारियों से लड़ने को क्षमता देता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो समझ गए ना, तो उसके अंदर सीधा एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से उसका बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो गया, और ये चैप्टर क्या हो गया, द इंड। मतलब हम लोग 1 घंटे के अंदर पूरा क्या कर लिए, रिविजन कर लिए। बात समझ गए ना। ये वाला भी वीडियो डाल देंगे, तुम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना हो तो इसको देख लेना, पूरा डिटेल पढ़ना हो तो डिटेल वाला भेजे ही है। बात समझे ना, अपने हिसाब से क्रम बाई क्रम करते जाना है। जो करना होगा तुम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करना सीखो उस पर, जो अपना चैनल है, कब क्या देखना है, और पूरा एकदम याद कर डालो। सैटरडे टेस्ट होगा, किसी का नंबर अब कम नहीं होना चाहिए, जान जाओ। 180 में से कम 150 नंबर लाना है इस बार, याद है ना। जो 180 से 150 नंबर से कम नहीं आना चाहिए किसी का। हाँ हाँ, इतना ज़्यादा। ठीक, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टाइम पे।